फिजिक्स, योर चैप्टर 1 मोशन। आज आपका पहला चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे आपके पहले टॉपिक के साथ। आपका लेसन 1 है जिसका नाम क्या है, मोशन। मोशन के डिफरेंट एस्पेक्ट्स के बारे में हम इस चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। अब बच्चों कुछ एग्जाम्पल्स के साथ हम इस चैप्टर की शुरुआत करेंगे। हर दिन हम देखते हैं कि आप स्कूटी से कहीं जाते हैं, ठीक है, आप घर से मार्केट जाते हैं, आप घर से स्कूल जाते हैं। आप जब खड़े होते हैं तो देखते हैं कि रोड पे गाड़ियाँ चल रही हैं। तो बेटा ऐसे क्या चीज़ें होती हैं जिनसे हम ये कह सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो रुकी हुई है या कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में है, ठीक है। तो एक सिंपल सी बेटा बात है कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को मोशन में कहते हैं या बोलते हैं कि वो रेस्ट में है, रुकी हुई है, तो हम उसकी पोजीशन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। यानी कि समय बढ़ने के साथ, जैसे जैसे समय इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, वैसे वैसे अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन में कोई चेंज हुआ तो हम बोलते हैं कि क्या ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो चल रही है, मोशन में है। अगर समय बढ़ता जा रहा है, 5:01 हुआ है, लेट से 5:02 हुआ है, 5:03 हुआ है, बट वो ऑब्जेक्ट जो है अपने पोजीशन में कोई भी चेंज नहीं कर रही है, अपने स्थान से जरा सा भी हट नहीं रही है, इधर उधर कोई भी उसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, उसकी जगह में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो हम कहते हैं क्या कि ऑब्जेक्ट हमारा जो है वो कहाँ है, रेस्ट में है, ठीक है। तो हमारा मोशन क्या है, इट इज़ अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट, ठीक है। यानी कि हम मोशन जब भी डिस्क्राइब करते हैं तो हम ये देखते हैं कि टाइम के साथ, जैसे जैसे हमारा टाइम बढ़ रहा है, उसी के साथ क्या हमारे ऑब्जेक्ट की पोजीशन में कोई चेंज हो रहा है। अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज हो रहा है तो ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन। अगर टाइम बढ़ रहा है लगातार बट ऑब्जेक्ट की पोजीशन में कोई भी बदलाव नहीं आ रहा है, वो अपने ही स्थान पर है, तो हम कहेंगे द ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये दो बातें लिखेंगे कि मोशन इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट। इसको आप नोट डाउन करेंगे, मोशन इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट, इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट। रिलेटिव क्यों है, इसको हम और डिटेल में अभी पढ़ेंगे। रिलेटिव कॉन्सेप्ट, ठीक है, when any object change its position with respect to time, with respect मैं लिखे दे रही हूँ, इसका आगे से ध्यान रखिएगा, हम WRT लिखेंगे। with respect to time the object is said to be in motion. The object is said to be in motion. To be in motion, समझ गए। यानी कि जब भी आप अपनी पोजीशन में चेंज करेंगे या जब भी किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज होगा, तभी हम कहेंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है। तो फिर रेस्ट क्या होता है, इफ ऑब्जेक्ट डू नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन रेस्ट, ठीक है। हमने मोशन की डेफिनेशन लिखी है, हम रेस्ट की भी डेफिनेशन लिखेंगे। आप लिखिएगा रेस्ट व्हेन एनी ऑब्जेक्ट डू नॉट चेंज, यहाँ पे चेंज को क्या कर लेंगे, डू नॉट चेंज its position with respect to time, the object is said to be in रेस्ट। ऑब्जेक्ट किसमें कहा जाएगा,
है, रेस्ट में है। अच्छा, एक सिंपल सी बात हम समझ गए कि पोजीशन में बदलाव हो रहा है तो मोशन है, अगर पोजीशन में बदलाव नहीं हो रहा है तो ऑब्जेक्ट किस में है, रेस्ट में है। अब बच्चों मैंने पहले ही लाइन आपको बोली है कि मोशन इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट। कैसे रिलेटिव कॉन्सेप्ट है हम समझते हैं। हम एक बस में जा रहे हैं, ठीक है। अब अगर आप बस को जमीन से देखेंगे तो हम क्या कर रहे हैं, बस में बैठे हुए और आप साइड में रोड पे खड़े हुए हैं और आप मुझे ऑब्जर्व कर रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, तो आपके हिसाब से हम क्या होंगे, चल रहे होंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप एक पॉइंट से खड़े हैं और आपके हिसाब से हम बस के साथ मूव करके किसी दूसरे पॉइंट पर पहुंच गए, ठीक है। लेकिन क्या जो हमारे साथ मेंबर्स बस में बैठे हैं, मेरे फ्रेंड्स कुछ बस में बैठे हैं, क्या उनके हिसाब से भी हम मूव कर रहे हैं? मैंने अब मान लीजिए कि मैं पीछे से आगे से फर्स्ट सीट पे बैठी हूँ, ठीक है। कोई मेरे बगल में बैठा होगा, कोई मेरे से पीछे सीट पे बैठा होगा, ठीक है। ऐसे करके सारे लोग पूरे बस को ऑक्यूपाई किए, तो क्या मैं उनके हिसाब से भी अपना जो है वो पोजीशन चेंज कर रही हूँ? नहीं चेंज कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि मैं उनके रेफरेंस से फर्स्ट सीट पे बैठी थी, उस समय जितनी मेरी डिस्टेंस थी उतनी डिस्टेंस कॉन्स्टेंटली हमारा टाइम बढ़ता जा रहा है, बट लगातार मैं फर्स्ट सीट पे ही बैठी हूँ, तो मेरी पोजीशन में उनके रेफरेंस से कोई भी चेंज नहीं आ रहा, ठीक है। बट आप तो रोड साइड खड़े हैं, आपके रेफरेंस से मेरे पोजीशन में चेंज आ रहा है, ठीक है। तो मोशन के लिए बेटा सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो क्या होती है, रेफरेंस पॉइंट होती है। यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में कोई भी ऑब्जेक्ट कभी भी एब्सोल्यूट रेस्ट में नहीं हो सकती, ठीक है। एब्सोल्यूट रेस्ट का कॉन्सेप्ट जो है हमारे यूनिवर्स में वो एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि किसी न किसी के रेफरेंस में ऑब्जेक्ट हमेशा मूव किया करती हैं, ठीक है। कैसे करती है, कैसे नहीं है हम अर्थ रेस्ट में? बेटा अर्थ मूव कर रही है, ठीक है। तो हम क्या है, अगर यूनिवर्स से हम आउटर स्पेस से देखेंगे तो जैसे जैसे अर्थ मूव कर रही है उसके साथ ही सारी ऑब्जेक्ट इसी के साथ रिवॉल्व कर रही हैं, ठीक है। तो उनके रेफरेंस पॉइंट से हम क्या है, मोशन में है। बट अगर आप अपने बगल वाले फ्रेंड से बात करेंगे, ठीक है, तो आप क्या होंगे, रेस्ट में होंगे। तो मोशन किस पे डिपेंड है, हमेशा ही रेफरेंस पॉइंट पे डिपेंड होता है, ठीक है। इसीलिए हम मोशन को रिलेटिव कॉन्सेप्ट कहते हैं, क्योंकि कभी किसी रेफरेंस के बेसिस पे आप मोशन में हो सकते हैं और किसी दूसरे को अगर हम रेफरेंस पॉइंट मान लें तो हम रेस्ट में हो सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप रोड साइड खड़े थे तो आपके हिसाब से हम क्या थे, मोशन में थे, बस के साथ लगातार हम मूव कर रहे थे, हमारी पोजीशन चेंज हो रही थी। बट हमारे साथ जो बस में बैठे थे उनके हिसाब से हम रेस्ट में थे, क्योंकि हम अपनी ओरिजिनल पोजीशन जहां पहले बैठे थे वहीं अब भी बैठे हैं। समझ गए मोशन क्यों रिलेटिव है? क्योंकि ये हमेशा रेफरेंस पॉइंट पे डिपेंड करता है। तो हम लिख लेते हैं इस बात को थोड़ा सा इलैबोरेट करके कि मोशन इज एन रिलेटिव कॉन्सेप्ट, मोशन is an relative concept, motion is an relative concept, motion is an relative concept, relative concept। और बच्चों क्यों रिलेटिव कॉन्सेप्ट है? because it depends upon the reference point, ठीक है। लिखेंगे इसी में थोड़ा सा स्टाइल टच देते हुए अपनी नोट्स को, ठीक है। लिखिए, जब आपको लगे कि मैं ज्यादा तेजी से लिख रही हूँ तो आप वीडियो को पॉज करके उसको नोट डाउन कर लिया करिए। लिखिए, there is no absolute rest condition, rest
condition in our universe, condition in our universe। ठीक है, आप चाहें तो एग्जाम्पल नोट कर सकते हैं इसमें कि अ पर्सन इज, नोट कर लीजिएगा, अ पर्सन इज मूविंग इन अ बस इज in motion with reference to the person who is standing beside the road but is in rest position to the person who are sitting beside them in the bus। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल को आप नोट डाउन कर लेंगे तो आप समझेंगे कि मोशन में रेफरेंस पॉइंट की क्या वैल्यू है। ठीक है, अब रेफरेंस पॉइंट क्या है? ठीक है, तो बेटा रेफरेंस पॉइंट वो स्टार्टिंग पॉइंट है, वो जहाँ से हम ओरिजिन ऑफ मोशन मानते हैं, यानी कि जहाँ से आपने ऑब्जेक्ट को मूव करना शुरू कर दिया। जब हम खाली होते हैं तो बहुत फर्जी काम करते हैं, छत पे हम चले जाते हैं, देखते हैं कि अच्छा वो पोल के पास से बाइक गुजरी और हाँ 3 सेकंड में चली गई। ठीक है, तो हमने किसको माना कि पोल हमारा क्या था, वहाँ से हमने मोशन को ऑब्जर्व करना शुरू किया। तो हमारे लिए वो रेफरेंस पॉइंट क्या हो जाएगा, हमारा ओरिजिन क्या हो जाएगा, पोल हो जाएगा। ऐसा तो नहीं था कि बाइक पहले से चल नहीं रही होगी, पता नहीं कहाँ से वो पर्सन आ रहा, तो चल तो रही थी, बट आपने कहाँ से ऑब्जर्व करना शुरू किया, उस पोल से किया। तो जहाँ से मोशन का ऑब्जर्वेशन आप स्टार्ट करेंगे, ठीक है, वहाँ से आप क्या मानेंगे, मोशन का ओरिजिन मानेंगे। गॉट इट? अच्छा, तो अब टाइप ऑफ मोशन कर लेते हैं। बेटा टोटल 5 तरह के मोशन हम पढ़ेंगे। ठीक है, वो हमारे कौन सा पाथ फॉलो करता है हमारा ऑब्जेक्ट, इस पर डिपेंड करता है। ठीक है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मोशन आर देयर? 5 टाइप। लिखिएगा, नोट करिएगा। There are 5 types of motion. There are 5 types of motion, जिसमें नंबर 1 है आपका मोशन इन स्ट्रेट लाइन। आपका फर्स्ट है, या हम ए करके लिख लेते हैं, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ओके, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, बी लिख लेते हैं अपना दूसरी तरह का मोशन, रैंडम मोशन। ठीक है, जिसको हम जिगजैग मोशन बोलते हैं। जब हमें एग्जैक्ट डायरेक्शन का मोशन का पता ना हो, तब हम बोलते हैं रैंडम मोशन। ठीक है, थर्ड आपका मोशन होगा सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन। ओके, चौथी तरह का आपका जो मोशन है, ये है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन। ठीक है, आपका फिफ्थ तरह का ई लिख लेंगे। आपका ई है क्या, ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, इसमें से ज्यादातर मोशन आपको नहीं समझना या पढ़ना है डिटेल में। 2 मोशन हम पढ़ेंगे, मोशन इन स्ट्रेट लाइन एंड सर्कुलर मोशन। ठीक है, बाकी मैं आपको समझा दे रही हूँ, कुछ डिटेल है ही नहीं ऐसा जो आपको बहुत याद रखना हो। मोशन इन स्ट्रेट लाइन। बच्चों, मोशन इन स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट पाथ को फॉलो करे, यानी कि उसके मोशन में कोई भी टर्न ना आए, उसको किसी भी डायरेक्शन में मुड़ना ना हो। ठीक है, ऐसे मोशन को हम क्या बोलते हैं, मोशन इन स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। ओके, दूसरा हमारा आता है रैंडम मोशन। बेटा रैंडम मोशन लाइक मोशन ऑफ हनी बी। आपने मधुमक्खी को उड़ते देखा, कभी भी किसी डायरेक्शन में मुड़ जाती है। रैंडम मतलब अचानक से, जब भी अचानक से डायरेक्शन जो है वो आपकी मोशन की डायरेक्शन में चेंज हो, तो ऐसे मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, रैंडम मोशन बोलते हैं। ठीक है, थर्ड है हमारा सर्कुलेटरी मोशन। बेटा सर्कुलेटरी मोशन का मतलब होता है
मोशन अलोंग अ सर्कुलर ट्रैक। आपने देखा होगा जब रेस होती है 400 मीटर 200 मीटर, ठीक है, तो एक सर्कुलर ट्रैक होता है, उसके अलाउंग जो हमारे एथलीट होते हैं वो दौड़ते हैं, तो दैट इज सर्कुलर मोशन। अब बच्चों सर्कुलर मोशन में एक बात आपको ध्यान रखनी है कि सर्कुलर मोशन में अगर हम लगातार सेम स्पीड से भी दौड़ रहे हो, आपने सुना है ना 10 किलोमीटर पर सेकेंड, 5 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है, लगातार हम एक स्पीड से दौड़ रहे हो, तब भी सर्कुलर मोशन में हमेशा क्या होता है, हमारा डायरेक्शन ऑफ मोशन हर समय चेंज होता रहता है, ठीक है। स्ट्रेट मोशन में क्या था कि हमारा जो डायरेक्शन ऑफ मोशन था वो आपका चेंज कभी नहीं होता था। रैंडम मोशन में क्या है, हमारा डायरेक्शन जो है वो रैंडमली चेंज हो जा रहा है, टोटली अनप्रिडिक्टेबल है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा जो है वो इसके डायरेक्शन में चेंजेस आ रहे हैं। सर्कुलर मोशन में आप देखेंगे कि हमारे मोशन का डायरेक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूअसली चेंज होता जा रहा है, ठीक है, और आप इसको प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। पहले नॉर्थ की तरफ जा रहा था, अब हमारा जो है नॉर्थ वेस्ट है, यहाँ तक पहुँचते पहुँचते पूरी तरह से वेस्ट है, फिर हमारा साउथ वेस्ट होने लगता है, और जब आप इस पॉइंट में पहुंचते हैं तो टोटली पूरी तरह से वेस्ट डायरेक्शन हो जाता है, फिर हमारा धीरे धीरे क्या होता है, साउथ हो जाता है, फिर हमारा साउथ ईस्ट चेंज होने लगता है, और इस तरह हमारा डायरेक्शन क्या होता है सर्कुलर ट्रैक में, आप पॉइंट कंसीडर करिए, कॉन्टिन्यूअसली चेंज होता है। ऐसे मोशन को हम क्या बोलते हैं, एक्सीलरेटेड मोशन बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमको दो कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं, ठीक है, आपके स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। इस चैप्टर के बाकी डिटेल्स में हम जाने से पहले स्केलर क्वांटिटी क्या है और वेक्टर क्वांटिटी क्या है उसको ध्यान से समझेंगे, ठीक है। तो हेडिंग डालिएगा स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है आपसे, डेफिनेशन भी एंड एग्जाम्पल भी, ओके। स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, स्केलर क्वांटिटी हमारी क्या होती है, ठीक है बेटा। क्वांटिटीज तो आपको पता है, जितनी भी फिजिकल हमारे क्वांटिटी हैं उनको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, स्केलर एंड वेक्टर। बेटा क्वांटिटीज की दो बातें होती हैं, एक उनका डायरेक्शन, दूसरा उनका मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन तो आपको समझ में आ गया कि किस डायरेक्शन में काम हो रहा है, बट मैग्नीट्यूड का क्या मतलब हुआ, मैग्नीट्यूड मतलब मैथमेटिकल वैल्यू, ठीक है। जैसे कि अगर हम फोर्स की बात करें या पावर की बात करें तो कितना फोर्स लगा रहे हैं, 5 न्यूटन लगा रहे हैं, 10 न्यूटन लगा रहे हैं। आप वेलोसिटी से जा रहे हैं तो किस वेलोसिटी से जा रहे हैं, 10 किलोमीटर प्रति घंटे से जा रहे हैं, 5 किलोमीटर प्रति घंटे से जा रहे हैं। तो जो वैल्यू होती है मैथमेटिकल वैल्यू, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका मैग्नीट्यूड बोलते हैं। तो बच्चों स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटीज होती हैं जिनमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, ध्यान से समझिएगा। द फिजिकल क्वांटिटीज दैट हैव ओनली मैग्नीट्यूड, नोट डाउन करेंगे डेफिनेशन को, द फिजिकल क्वांटिटीज that have only magnitude is called scalar quantity, ठीक है। ऐसी क्वांटिटीज को क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। इनका डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपकी डिस्टेंस, ठीक है, दूरी हम बताते हैं वो कितनी भी हो सकती है, 300 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, ठीक है, ये आपकी क्या हुई, स्केलर क्वांटिटी हुई, ठीक है। दूसरा हम बताते हैं वर्क, कि काम इतना हुआ है, बट वर्क हमारे में क्या है, हमें उसका डेफिनेशन, हमें डायरेक्शन नहीं देना होता कि वर्क हमने किया है नॉन डायरेक्शन में, ठीक है। तो एनर्जी हमारा क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, इसके लिए हमें क्या होता है, डायरेक्शन नहीं देना पड़ता, ठीक है। हमारी स्पीड जो है ये स्केलर क्वांटिटी है, हमें इसके लिए डायरेक्शन नहीं देना पड़ता, ठीक है। तो द फिजिकल क्वांटिटी दैट हैव ओनली मैग्नीट्यूड, जिनकी मैथमेटिकल वैल्यू होती है केवल, वो स्केलर क्वांटिटीज होती हैं, ठीक है। तो फिर वेक्टर क्वांटिटीज
कौन सी होती है? तो अगली हेडिंग डालेंगे आप वेक्टर क्वांटिटीज और लिखेंगे the physical quantities that have magnitude as well as direction, that have magnitude, उनके लिए magnitude जितना important है उतना ही important क्या है, उनका डायरेक्शन है। ठीक है, तो इन क्वांटिटीज को हम लोग क्या कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं, यानी कि उनमें दोनों चीज होनी चाहिए, एज वेल एज डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए और डायरेक्शन भी होना चाहिए। ठीक है, कैसे समझते हैं? बेटा फोर्स लगा रहे हैं आप किसी चीज पे, वर्क फोर्स लगा रहे हैं, धक्का दे रहे हैं। ठीक है, तो बेटा ऑब्जेक्ट आपके सामने रखिए, तो अब आपको बताना पड़ेगा कि फोर्स हम किस तरफ लगा रहे हैं, नॉर्थ डायरेक्शन में। ठीक है, पीछे तो लगा नहीं देंगे वरना उस ऑब्जेक्ट तक आप पहुंच ही नहीं पाएंगे, ना वो ऑब्जेक्ट मूव करेगी। ठीक है, तो आपको जब भी फोर्स लगाते हैं तो आपको डायरेक्शन देना पड़ता है। ठीक है, तो जो मैग्नीट्यूड है वो तो है ही है, साथ में उसका क्या इंपॉर्टेंट है, आपका डायरेक्शन इंपॉर्टेंट। वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी में क्या होता है, आपको हमेशा डायरेक्शन देना पड़ता है। तभी तो हमने सर्कुलर मोशन को एक्सेलरेटेड मोशन पढ़ा था। ठीक है, तो हमारा क्या है ये वेलोसिटी, इसमें भी क्या होता है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन होता है। ठीक है, जब भी आप डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे, एक्सेलरेशन पढ़ेंगे, ये सारे आने वाले टर्म है, इसी चैप्टर में आप पढ़ेंगे। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट और एक्सीलरेशन, ये सब हमारी क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज है। ठीक है, यानी कि ऐसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, वो हमारी कौन सी है, वेक्टर क्वांटिटीज है। स्केलर में क्या था, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं था, उसमें डायरेक्शन नहीं होता है, केवल मैथमेटिकल वैल्यू यानी कि मैग्नीट्यूड होता है, उनको हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। जैसे कि टाइम में आप सीधे बताते हैं 1 सेकेंड 10 सेकेंड। ठीक है, 1 आवर, क्या कोई डायरेक्शन देते हैं, नहीं देते कि 1 आवर इन नॉर्थ डायरेक्शन, तो क्या साउथ डायरेक्शन में 1 आवर कोई दूसरा हुआ होगा, ऑफ कोर्स नॉट। इसके लिए डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, वो क्वांटिटीज हमारी क्या होती हैं, स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, लेकिन जब भी हम फोर्स बताते हैं, जब भी हम क्या करते हैं, डिस्प्लेसमेंट बताते हैं, तो हमको डायरेक्शन देना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो जब क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, उनके लिए डायरेक्शन भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, तो वो हमारी क्वांटिटीज़ वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं। ठीक है, इसके आगे के जो लेक्चर हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, तब हम डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और जो मैंने वेलोसिटी एंड स्पीड के कॉन्सेप्ट हैं इनको बहुत डिटेल में समझेंगे एंड यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन को अच्छे से समझेंगे। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, सिंपली अपनी कॉपीज पे स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज में डिफरेंस लिख के रखना है, जो कि आपकी एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस में बहुत पूछा जाता है। ठीक है, अगर कोई आपको दिक्कत आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है समझने में, तो आप हमको नीचे जो नंबर दिया है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, इस पर कॉन्टैक्ट करके कोई भी क्वेरीज मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।